हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 सब्जेक्ट है हिंदी। इसका सैम्पल पेपर, नमूना प्रश्न पत्र कहते हैं हिंदी में हम इनको। तो सैम्पल पेपर है ये 2023-24 के सेशन के लिए, यानी कि मार्च 2024 में जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बिल्कुल ऐसा ही आपका जो है पेपर रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको जो है इस पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा और साथ में जो है आपको कुछ गाइडेंस दूंगा, क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, कौन सी गलतियां हैं आप कर सकते हो हिंदी के एग्ज़ाम में। पहले के जो पैटर्न आते थे पिछले सालों के, तो उनसे उसको जो अब की बार पैटर्न आ रहा है, कुछ नए क्वेश्चंस भी ऐड कर रहे हैं ये लोग, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से कर लेना। और अगर आपको ये सैम्पल पेपर विद आंसर की डाउनलोड करना है PDF में, या फिर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए चाहिए, तो वेबसाइट है cclchapter.com। गूगल पर जाकर इस नाम को सर्च करना cclchapter.com, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी अधिक जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। लास्ट में इस वेबसाइट पे जाके भी बता दूंगा कि कैसे डाउनलोड होगा, क्या होगा, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं पेपर को। देखो, आपका जो पेपर है वो बाहर से बन के आएगा, बोर्ड की साइड से। स्कूल वाले आपका पेपर नहीं बनाएंगे। 3 घंटे आपका पेपर होगा, 80 नंबर का पेपर रहेगा आपका, जिसमें आपकी जो किताबें हैं उनमें से क्वेश्चंस आएंगे, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आते हैं। चलो, हमारे पास जो है खंड क आ रहा है, यानी कि ग्रामर वाला पोर्शन, व्याकरण वाला पोर्शन। इसमें जो है आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ अपना जो है वर्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन है। अब ये 2 नंबर का डिवीजन कैसे होता है वो बता देता हूँ। 1 नंबर का इसका भेद के नाम, अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती, 1 नंबर में इसकी डेफिनेशन, ठीक है। ऐसे होते हैं 2 नंबर। अब वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। जैसे कि ए, ई, ऊ, कै, टे, तै, पै, ऐसे करके जो है इनको हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। बस इतना सा लिखना है इसमें और आपका आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तालाब, पेड़, 2 पर्यायवाची लिखने हैं इनके। तालाब का होता है सरोवर, तड़ाग। पेड़ के होते हैं वृक्ष, तरु। समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। देखो, समास की डेफिनेशन करोगे तो उदाहरण जरूर याद करना इन चीज़ों के, समास वगैरह के। समास देखते हैं अब क्या है। परस्पर संबंध रखने वाले 2 या अधिक पदों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। तो देखो, 1 नंबर का इसमें उदाहरण होता है, 1 नंबर में डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का है, 1 नंबर का एक मुहावरा। आंख का तारा बहुत प्यारा, मोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है। ईंट से ईंट बजाना, यानी कि नष्ट करना। जैसे छत्रपति शिवाजी ने मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है विलोम शब्द लिखने हैं हमको। 2 नंबर का है, 1 नंबर का एक विलोम शब्द। शुभ और पसंद, इनका बताना है। शुभ का क्या होता है हमारा, शुभ का होता है, बहुत ही आसान सा ये तो है ना, विलोम शब्द सबसे आसान रहते हैं। शुभ का अशुभ, पसंद का नापसंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी, अब, इनमें जो है उपसर्गों के प्रयोग से 2 शब्द बनाइए, यानी कि ये शब्द जो है हमको इस्तेमाल करने हैं और ये उपसर्ग इस्तेमाल करने हैं और हमको शब्द बनाने हैं। जैसे अभी से क्या होता है, अभिमान, है ना। 2 शब्द बनाने हैं, अभिमान हो गया, अभिशाप हो गया, अभिज्ञान हो गया, बहुत सारे बन जाएंगे अभी से तो। अब उसके बाद अब से कौन सा बनेगा, यहाँ पे अभी में इन्होंने गड़बड़ कर रखी है, आगे की आएगी, ठीक है ना। कई बार मिसटाइप हो जाती है पेपर में। अव में अवकाश, अवगत, ऐसे जो है अव से भी बन जाएंगे। इनको जो है ना आप एक बार गाइड वगैरह से जब पढ़ोगे, एक बार पढ़ लेना बस, वो ऐसे ही याद हो जाते हैं। कोई ऐसे रट्टा वगैरह का काम नहीं होता इनमें। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों का नाम लिखिए। तो अलंकार बताने हैं। धूल भागी घाघरा उठाए, तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें है मानवीयकरण अलंकार, यानी कि मानव के तौर पे धूल को संबोधित किया जा रहा है। जैसे मानव घाघरा उठा के भागता है, तो वैसे यहाँ पे बता रहे धूल को, तो मानव वाली जो है उसको आवृत्ति दी गई है, तो इसलिए यह है मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट है, रघुपति राघव राजा राम, सबसे आसान है यही काम। क्यों, रै सबसे आसान है, जिसमें सेम वर्ड मिल जाए शुरू में। अनुप्रास अलंकार होता है हमारा, सबसे आसान है इसको पहचानना बाकी अलंकारों से।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। देखो निबंध लिखना मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको निबंध लिख के नहीं दिखा रहा, ठीक है, क्योंकि निबंध काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है, वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे हमको कंप्यूटर विज्ञान, वर्तमान युग की आवश्यकता, देश प्रेम, राष्ट्रभाषा हिंदी, विज्ञान के लाभ, हानि, मेरा प्रिय नेता। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने इंपॉर्टेंट निबंध भी बनाऊंगा, जिससे आपको जो है पूरा आइडिया लग जाएगा कि 2-4 निबंध कौन कौन से हमको याद करने हैं, ठीक है। अब देखो आपको इस निबंध में क्या चीज़ें लिखनी होती है वो बता देता हूँ। पहले होती है भूमिका। क्या? भूमिका। भूमिका के अंदर हम एक ओवरव्यू बनाते हैं कि हम इसमें बात क्या करेंगे, क्या क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटीज बताएंगे, ठीक है। उसके बाद उसको विस्तार करेंगे। विस्तार करने में हम उसको बिल्कुल डिटेल में जाएंगे और लास्ट में हम निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। निष्कर्ष। निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष लिखने के 1 नंबर मिलते हैं, भूमिका के 1 नंबर और 3 नंबर का विस्तार रहता है। निष्कर्ष वाला जो है ना, पॉइंट बनाना है आपको। जो पेपर बना, ये निबंध लिखोगे ना, उसमें पॉइंट बना लेना, भूमिका, विस्तार और निष्कर्ष, 3 पॉइंट बना लेना। और उसमें गलती से भी निष्कर्ष वाले को मत भूल के आना। ऊपर वाला भले ही तुमने कैसे भी लिख दिया, नीचे निष्कर्ष वाला पॉइंट मत भूल जाना, इसको जरूर लिखना है, ठीक है ना। अब मैं बता देता हूँ ओवरव्यू करके कि कैसे क्या लिखना होता है इनमें, ठीक है। जैसे कि हम बात करेंगे विज्ञान के लाभ हानि के बारे में, ठीक है। पहले हम बात करेंगे विज्ञान जो है तरक्की पे है, ये है वो है, ऐसे करते रहेंगे। उसके बाद उसको विस्तारित करेंगे कि विज्ञान से ये हानियाँ हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, ये हो रहा है, ऐसे बर्बाद कर दिया, बम फोड़ दिया, जो चीज़ें हमको विस्तार में बतानी है। उसके बाद निष्कर्ष क्या करना है, यानी कि विज्ञान फायदेमंद भी है हमारे लिए, विज्ञान हानिकारक भी है। अगर हम अपने हिसाब से इसको सही इस्तेमाल करते हैं तो यह लाभदायक हो सकती है, सही इस्तेमाल नहीं कर पाते तो यह हानिकारक भी हमारे लिए साबित हो सकती है। तो इस तरीके से हमारा रहेगा निष्कर्ष। समझ गए? आसान सा होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता ये, ठीक है। आसान सा होता है, बस आपको थोड़ा एक ड्राफ्ट बनाना आना चाहिए अपने मन में, कैसे लिखना है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप निबंध वगैरह देख सकते हैं लिखे हुए गाइडों में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है मित्र को पत्र लिखना है। प्रातःकालीन भ्रमण का महत्व बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। जुर्माना माफ़ी के लिए अपने विद्यालय के मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। देखो प्रार्थना पत्र जो है ना, इतना मुश्किल नहीं होता। कुछ स्टूडेंट डर जाते हैं, और डर क्यों जाते हैं, अलग अलग टॉपिक पे ये जो है पत्र लिखने आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ एक ड्राफ्ट बनाना आना चाहिए, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। जैसे शुरू में हम लिखते हैं सेवा में मुख्याध्यापक, और वो लिखते हैं ना, उसके बाद में बीच में एक पहरा सा बनाते हैं ना, ऊपर एक ड्राफ्ट सा बनता है जिसमें सेवा में वगैरह वगैरह होता है, या फिर मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र उसका पता देते हैं, और नीचे जो है एक ड्राफ्ट बनाया जाता है पूरा ऐसे पहरा सा, उसके लास्ट में आपका प्रिय जो भी है वो लिखते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन और ये नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, ये होता है हमारा 1 नंबर का, ऊपर और नीचे वाला। बीच वाला पोर्शन होता है हमारा 3 नंबर का। बोलोगे सर 5 नंबर का, 1 नंबर कहाँ चला गया? 1 नंबर की आपकी होती है भाषा शैली। भाषा शैली का मतलब है आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्या वो स्पेलिंग से सही है, ठीक है। उसके बाद में क्या वो जो मायने हैं जो आप बताना चाह रहे हो, क्या वो सही मायने बता पा रही है वो पंक्तियाँ। तो अगर ऐसा है तो 1 नंबर होता है, नहीं तो आपने अगर उल्टा सीधा करके लिखा हुआ है तो 4 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। ये पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट भाषा शैली में ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपको, फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर आपको पत्र लिखना नहीं आता कमेंट में बता देना, मैं आपको सिखा दूंगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, खंड ख, जिसके अंदर हमारी बुक से आएगा क्षितिज काव्य खंड के आधार पर एमसीक्यू करने। 6 एमसीक्यू दिए जा रहे हैं। चलो एमसीक्यू करते हैं। कबीर दास की एकमात्र रचना का नाम क्या है? वो है बीजक। कवित्री को कहाँ जाने की चाह घेरे हुए हैं? कहाँ जाने की? घर जाने की। रसखान अगले जन्म में किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? वो किस पत्थर का, किस पर्वत का? गोवर्धन पर्वत का। संकट सागर पर अपने चमकीले गीतों को कौन तैराता है? तो कौन तैराता है? कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आम के पेड़ की शाखाएं किससे लड़ गई हैं? तो किससे लड़ गई हैं? वो मंजरियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल रूपी पाहुन की अगवानी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आएगा ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। काव्यांश को पढ़ना है और उसके बिहाफ पे हमको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें एक चीज़ जरूर ध्यान रखना तुम, वो ये कि कवि और कविता का नाम आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो 1 नंबर कटेगा ही कटेगा, तो वो याद करके जाना, ठीक है। चलो अब देखते हैं, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे
काम पर जा रहे हैं। देखो ये पंक्ति पढ़ते याद आ गया होगा ना, कहाँ से है ये पहरा, कौन से पाठ से। चलो बताते हैं। कवि का नाम है राजेश जोशी और कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो है हमसे पूछा जा रहा है हस्ब मामूल का क्या अर्थ होता है। इसका मतलब होता है यथावत या फिर जैसे, जिस हालत में है वैसे ही। ठीक है, बच्चों के काम पर जाने का क्या कारण प्रतीत होता है। तो बच्चों के काम पर जाने का कारण उनकी पारिवारिक आर्थिक मजबूरियां हैं, यानी कि उनकी पैसे की तंगी है। कवि ने किस स्थिति को अधिक भयावह बताया है। तो कैसी स्थिति को, जबकि कवि ने जो है पढ़ने लिखने खेलने कूदने के साधनों के होने के बावजूद भी बच्चों के काम पर जाने की जो स्थिति है उसको भयानक बताया, भयावह बताया है। बहुत छोटे छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। देखो इसमें से मैं बताऊं, अगर आप ठीक ठाक भी समझ लेते हो ना, 3 नंबर तो आराम से ले लोगे। अगर अच्छे से करते हो इसको पढ़ के तो 5 नंबर आराम से, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हो यहाँ से। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना। ये आएगा 3 नंबर में। ठीक है, अब ये काव्य सौंदर्य क्या भला होती है। आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। तो देखो इसमें क्या है, इसमें काव्य सौंदर्य क्या होता है। देखो 3 नंबर है, 3 नंबर में आपको जो है ना यहाँ पे बताना है भाव सौंदर्य और भाषा या शिल्प सौंदर्य। मतलब एक आइडिया देता हूँ क्या होता है। पहले तो आपको इसका भाव का आइडिया लगाना है कि कौन सी भावनाएं हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे बताना है इसकी भाषा कैसी है, खड़ी बोली है, हिंदी है, अवधी है, तो वो भाषा वगैरह बतानी है। ये थोड़ा सा पोर्शन डिफिकल्ट होता है, लेकिन बुक से दिया जाता है आपकी तो दिक्कत नहीं है। आपको सारे चैप्टरों का एक ओवरव्यू होना चाहिए कि कौन से में कौन सी भाषा इस्तेमाल की जा रही है। एक सिंपल मैं ये बता दूं, अगर आपको बिल्कुल पढ़ने में जैसे हिंदी पढ़ते हैं वैसी ही लगती है तो वो ज़्यादातर केसेज में खड़ी बोली भाषा होती है। ठीक है, और एक पंक्ति कॉमन सी सब में ऐड कर सकते हो, भाषा सरल और सहज है। इस तरीके से आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। ये बड़े क्वेश्चन है हमारे। देखो इनके आंसर्स मैं नहीं करा रहा, आंसर की डाउनलोड कर लेना, वो आसान है, वहाँ से याद कर पाओगे आप। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करा रहा आपका। कैदी और कोकिला कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन करना है। 3-3 नंबर में है। अब 3 नंबर में कितना लिखना होता है, बहुत सारे स्टूडेंट तो इसमें ही अटक जाते हैं। देखो 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपको कम से कम 3 लाइनें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइनें। आपके जो पेपर है फाइनल पेपर, उसमें अगर पेपर देखो, पेपर वैसे तो कैसा आता है, स्कूलों में तो ऐसा देते हैं ऐसे टाइप में। ठीक है, अगर पेपर आपको ऐसा दिया जा रहा है लेटा हुआ पेपर, तो आपको 2 से 3 लाइनें, ऐसे वाला है तो 3 से 5 लाइनें आपको भरनी होती हैं और आपको जो है पूरे नंबर दिए जाएंगे अगर आपने आंसर सही लिखा हुआ। ज़्यादा बकवास लिखने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट पोर्शन है खंड ग, जो कि है गद्य खंड, कहानी वाला पोर्शन। इसमें 6 एमसीक्यू आएंगे, जैसे कहानी कविता वाले में थे वैसा ही इसमें भी हाल है। देखते हैं एमसीक्यू। बैलों को रोटी किसने खिलाई। छोटी लड़की ने, जो उनके घर में थी ना वो। लेखक को मंदिर में बहुवचन की कितनी हस्तलिखित पोथियां मिली थी। तो कितनी मिली, 103। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। तो कौन है, श्यामचरण दुबे। सालिम अली की आंखों पर क्या चढ़ा रहता था, क्या था वो थी दूरबीन। प्रेमचंद की कमजोरी क्या थी। तो वो थी गलत बातों से समझौता ना करना। बेगम साहिबा बच्चों को क्या पुकारने को कहती थी, क्या पुकारने को, ताई पुकारने को कहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सेम है, एक पद्यांश दिया होगा, पढ़ना है हिंदी में, ये ऑब्वियसली बात है, प्रेमचंद वाला पाठ है ये। और इसमें जो है इसके व्याप पे उत्तर देने हैं। पाठ का लेखक और पाठ का नाम, आपको पूरी बुक से सभी पाठों के नाम और लेखक का नाम एक स्टोरी के ओवरव्यू के साथ में आपको पता होना चाहिए। कम से कम 2 नंबर तो आपको यहाँ ऐसे ही सिक्योर हो रहे हैं। ठीक है, अब इस पाठ का नाम है वो है प्रेमचंद के फटे जूते और लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग लिखिए। ठीक है, प्रसंग में जैसे लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ प्रेमचंद के फटे जूते से लिया गया है। यह एक व्यंग्य चित्र है जिसमें लेखक ने प्रेमचंद की सादगी के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना प्रसंग, तो वही प्रसंग लिखना है। ठीक है, लेखक के सामने किसका चित्र है। तो किसका चित्र है, प्रेमचंद का। प्रेमचंद ने सिर पर क्या पहना है। तो क्या पहना हुआ है, किसी मोटे कपड़े की टोपी। देखो ये लिखा हुआ है ना, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी। सारे उत्तर इसमें से मिल जाएंगे ज़्यादातर आपको।
प्रेमचंद का चेहरा किस कारण भरा भरा दिखाई देता है? तो किस कारण से? घनी मूंछों के कारण वो भरा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ देखो, पर घनी मूंछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर्स मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है जीवन परिचय। राहुल सांकृत्यायन या महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देते हुए इसमें उनकी रचनाओं, साहित्यिक विशेषताओं और भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। अब देखो इसमें जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट याद नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने जो है ना आपके लिए 3 से 4 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बता दिए हैं, मतलब वेबसाइट पे लास्ट में बता दूंगा कहाँ मिलेंगे, ठीक है। वो 3-4 जीवन परिचय याद कर लेना, उनसे बाहर आपको जीवन परिचय नहीं मिलेगा। हाँ ऑप्शन में दे सकते हैं, हो सकता है एक नया दे दे, एक ऑप्शन में वो मिल जाएगा उन चारों में से, ठीक है, तो वो जरूर कर लेना। अब ये 5 नंबर में आता है, ठीक है, जीवन परिचय। 5 नंबर में क्या क्या लिखना होता है वो बता देता हूँ। हेडिंग बनानी है, ये हेडिंग समझते हो ना, मतलब एक पॉइंट बनाते हैं ना मोटा सा, उसके बाद उसमें लिखते हैं, वो वाली हेडिंग होती है, उनको हेडिंग बोलते हैं। तो पहले बनाना है जीवन परिचय। जीवन परिचय के अंदर हम क्या लिखेंगे, सॉरी जय लिख दिया मैंने, परिचय। तो जीवन परिचय के अंदर ये 1 नंबर का होता है, और इसमें जो है ना हमको लिखना होता है इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इन्होंने क्या क्या कोई पढ़ाई वढ़ाई करी, तो वो चीज़ें लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद लिखनी है रचनाएं, ठीक है, रचनाएं। रचनाओं के अंदर कम से कम, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा कि 10-20 लिखनी है, 3 से 4 रचनाएं याद कर लो कवि की, काफ़ी रहती हैं। 1 नंबर में आता है ये, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ कि 5 नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और किस हिसाब से नंबर मिलते हैं आपको। तीसरा पॉइंट आपकी साहित्यिक विशेषताएं, साहित्यिक विशेषताएं। और चौथा पॉइंट है आपकी भाषा शैली, ठीक है, भाषा शैली। अब ये जो है 2 पॉइंट है। साहित्यिक विशेषता में आप साहित्य के बारे में बताओगे कि इन्होंने साहित्य को किस हिसाब से जो है लिखा हुआ है। भाषा शैली में भाषा के बारे में बताएंगे, इन्होंने अवधी भाषा इस्तेमाल करी है, उर्दू का शब्दों का मिश्रण किया है, जो भी किया है वो हम बताते हैं भाषा शैली में। भाषा शैली भी ठीक ठाक होती है। इनके जो है मिला के आपके जो है बाकी के 3 नंबर बनते हैं, ठीक है। 1.5 नंबर का होता है, 1.5 नंबर का साहित्यिक विशेषताएं, 1.5 नंबर की भाषा शैली, समझ गए। अब इस तरीके से पॉइंट अगर नहीं बनाओगे ना, कोई पॉइंट छोड़ दें इन चारों में से, तो आपको नंबर पूरे नहीं देंगे टीचर्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। पॉइंट जरूर बनाना, उसके बाद में उनमें ज़्यादा नहीं लिखना होता। जैसे साहित्यिक विशेषताएं 2 लाइनें लिख दो, 2 से 3 लाइनें काफ़ी होती है, इसमें भी 2 से 3 लाइनें, ये 2 लाइनें तो लिख देना, ठीक है। साहित्यिक विशेषताओं में, भाषा शैली में, रचना और जीवन परिचय में 1-1.5 लाइन लिखनी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा बुक से क्वेश्चन, गया को बैल घर तक ले जाने में पसीना क्यों आ गया? क्योंकि वो जाना नहीं चाहते थे, सीधी बात तो यही है। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो ये देखो ये बड़े आंसर्स हैं और इनको आप जो है याद कर लेना, बुक में मिल जाएंगे। और उसके बाद में आएगी कृतिका। कृतिका की जो किताब है वो आएगी 6 नंबर की, 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? लेखिका के परदादी ने किस प्रकार एक चोर को किसान बना दिया? रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अब इनमें से जो है आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ये वाला और ये वाला, इतने बार एग्जाम्स में आ चुका है ना भाई, गदर मची हुई है। आपको जो है कंप्लीट हिंदी के या बाकी सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैनल पर कराए जाएंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को, सब्सक्राइब का बटन दबा दो ताकि आप फिर मिस ना कर पाओ काम की चीज़ें। अब लास्ट जो पोर्शन है खंड है, तो इसमें जो है नैतिक शिक्षा के आधार पर प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको 10 नंबर की आएगी नैतिक शिक्षा, जिसमें 4 MCQ और बाकी बड़े क्वेश्चन होंगे, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन, 6 नंबर और 4 नंबर के MCQ। चलो इनके आंसर भी करा देता हूँ आपको। स्वामी जी ने युवक से कितने शेर वजन का वनज लिख रखा, भाई क्या मतलब मजाक है, इतनी पढ़ाने के बाद तो याद हो जाते हैं। वजन का पत्थर लाने को कहा, तो कितने शेर का? 2 शेर का। शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो उनकी माता का नाम था जीजाबाई। किधर है जीजाबाई? ये रही। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार हिंदुओं का नहीं है? कौन सा है? होली, दिवाली, दशहरा हम मनाते हैं ना, क्रिसमस नहीं मनाते, तो नहीं है क्रिसमस। शांति स्थापना का मूल मंत्र क्या है? शक्ति, प्रभाव, धन, सद्व्यवहार। तो क्या है? सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार। सत्य संगति के 4 लाभ लिखने हैं हमको, ठीक है, अच्छी संगति के मतलब। भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, देश पूरा साल त्यौहार ही त्यौहार है। हिंदुओं के लिए होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन ये प्रमुख त्यौहार है। मुसलमानों के लिए रमजान, ईद आदि हैं। क्रिसमस जो है ईसाइयों का है, गुरु पर्व बैसाखी सिखों का। सब लोगों के त्यौहार इस भारतवर्ष में मनाए जाते हैं और इसीलिए भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है।
वैसे ही यहाँ पे सत्संगति वाला तो आसान सा है, इसका कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। मतलब आपके जीवन में सदाचार बनाता है, जीवन को अनुशासित करता है, ज्ञान देता है आपको, और साथ में आपके मन में बड़ों के प्रति आदर भाव सम्मान लाता है। तो ये सारी चीज़ें सत्संगति से आती हैं। 4 पॉइंट लिखने हैं, 4 पॉइंट लिख सकते हो इजीली, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आपका जो पेपर है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। तो ये था आपके पेपर में, इस हिसाब से जो है आपका पेपर आएगा, इसी स्टाइल में, बस क्वेश्चंस जो है बदल दिए जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि जो ये पेपर है, सैम्पल पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो आपको गूगल पे जाना है, अपना ब्राउज़र खोलना है और वहाँ पे लिखना है cclchapter.com। CCL चैप्टर लिख के टाइप कर देना, ऊपर ही वेबसाइट आ जाएगी ये वाली, CCL चैप्टर के नाम से। तो इसको आपको खोल लेना है और यहाँ पर जो है आपको सारी चीज़ें मिलेंगी इस वेबसाइट पे। क्वेश्चन पेपर में जाओगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आना है, तो यहाँ पर आपको पुराने पेपर्स मिल जाएंगे 9th क्लास के, हरियाणा बोर्ड चूज़ करके। और यहाँ पे 9th क्लास के सारे पेपर्स मिल जाएंगे पुराने सालों के। और मॉडल पेपर अगर आपको चाहिए, सैम्पल पेपर जिसको कहते हैं, तो HBSC बोर्ड में आना है और यहाँ पर आपको 9th के 2024 के लिए मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे सारे सब्जेक्टों के विद आंसर की। तो यहाँ से आप आगे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जाना है और यहाँ पर आपको हरियाणा बोर्ड चूज़ करना है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखे हुए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। इस वेबसाइट पर विजिट ज़रूर कर लेना। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।